प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 के उदारवादियों की क्रांति। देखिए, 1848 में जब यूरोप के अनेक देश, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त जो किसान और मजदूर थे, वे सभी विद्रोह कर रहे थे। उन्हीं के जैसे वहाँ के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग भी एक क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटना से त्रस्त होकर राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी जो सभी पुरुष के मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के दूसरे भागों में भी, जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का अस्तित्व नहीं आया था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुष ने भी संविधानवाद की मांग करने लगे। राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से उसको जोड़ा। बढ़ते हुए लोगों के अंदर में जो जन असंतोष था, उसका उन्होंने फायदा उठाया। एक राष्ट्र राज्य के निर्माण के मांग को लेकर के उन लोगों ने आगे बढ़ा। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे बहुत सारे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। देखिए, जर्मनी इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन, जैसे फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि एकदम सज धज करके एक जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान बनाया। यह संसद जो था, सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इस संसद के अधीन रहने वाले जो राजा थे, उनको राष्ट्र की अध्यक्षता सौंपा गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की बात कही, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और वैसे राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जिस जगह पर जहां कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ रहा था, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था। संसद में मध्यम वर्गों का प्रस्ताव और प्रभाव अधिक था। मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिन्होंने उनका समर्थन खो बैठा था। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग करने पर मजबूर किया गया उसको। देखिए, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा बड़ा ही विवाद से घिरा हुआ था। आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाएं
अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में भाग ली। इसके बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव के समय मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़ा होने दिया गया कि केवल महिलाएं जो हैं असेंबली में दर्शक दीर्घा के रूप में खड़े होकर के देखेंगी और देख करके कार्य करेंगी। देखिए, हालांकि रूढ़िवादी विचार की जो ताकतें थी वो 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाने में कामयाबी पाई, लेकिन पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। वो राजा को यह समझ में बात आ गई कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। नहीं तो इसे ऐसा नहीं किया जा सकता। 1848 के बाद के जो समय थे, मध्य और पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र था, निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तन को आरंभ किया था जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदास और बधुआ मजदूर समाप्त कर दी गई। हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्मारों के प्रभुत्व का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन यह कार्य वहाँ के लोगों के लिए बड़े ही आसान कर दिया गया था। इस प्रकार से यह आज समाप्त हो गया। देखिए, एक ऊपर में चित्र दिया हुआ है जो सेंट पॉल चर्च है, यही फ्रैंकफर्ट संसद है। इसी संसद का चित्र है जिसमें एक कुर्सियाँ लगी हुई है, इस प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और आगे जो है राजा और उसके समकक्ष के लोग बैठे हैं। यहाँ दिखाया गया है चित्र में।